जय भवानी, जय शिवराय। दोस्तों, जब भी हम शिव चरित्र पर आधारित किसी फिल्म का रिव्यू करेंगे तब हम ऐसे ही जय भवानी जय शिवराय का जय घोष करेंगे। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है शेर शिवराज, अफजल खान स्वारी। दोस्तों, रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो कल हमने जिस फिल्म का रिव्यू किया था वो थी सर सेनापति हम्बीर राव और आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने वाले हैं वो है शेर शिवराज मूवी हमारे यहाँ पे लगी नहीं थी इसलिए मैं देख नहीं पाया। कल फिल्म OTT पर रिलीज़ हुई अमेज़न प्राइम पर, तो कल रात में मैंने ये फिल्म देखी। दोस्तों, इस फिल्म को देखते हुए मुझे जो अनुभव हुआ वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर जो है वो है दिक्पाल लांजेकर जी ने इस फिल्म की स्टोरी लिखी है और उन्होंने इसका डायरेक्शन किया है। इस फिल्म में चिन्मय मांगलेकर छत्रपति श्री 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 शिवाजी महाराज जी की भूमिका में है, मृणाल कुलकर्णी राजमाता जिजाऊ की भूमिका में है, मुकेश ऋषि अफजल खान की भूमिका में है और वर्षा उद्गावकर ने इस फिल्म में बड़ी बेगम का रोल निभाया है। ये इस फिल्म के मुख्य किरदार है। दोस्तों, ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए? हम सबको इतिहास के बारे में तो पता ही है। जहाँ तक हो सके मैं जानता हूँ कि महाराष्ट्र में रहने वाले हर इंसान को इतिहास के बारे में पता है, फिर भी ये फिल्म आपको क्यों देखनी चाहिए? तो इसका एक सीधा सा आंसर यही है कि दोस्तों, क्या होता है, हमको इतिहास में सिर्फ इतना बताया गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने वाघनख, मराठी में जिसको वाघनख बोलते हैं, वो पहन के अफजल खान के साथ में जो उनकी गला भेंट जिसको हमारे मराठी में कहते हैं, वो मिलने गए थे और फिर अफजल खान ने उनके ऊपर चाकू से वार किया और शिवाजी महाराज जी ने उनका पेट फाड़ दिया था और वो वहीं पे धराशायी हो गए थे। तो इतिहास में सब इतना ही लिखा हुआ है। तो ये हमें पता था कि अफजल खान को कैसे मारा, लेकिन उसको मारने के पहले उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी को क्या क्या तैयारी करनी पड़ी, किन किन चीज़ों को उनको ध्यान में रखना पड़ा और क्या हालात थे उस वक्त के, तो इन सब चीज़ों को इस फिल्म में हमें डिटेल में बता दिया गया है। तो फिल्म का बेसिकली जो प्लॉट है वो इसी पर आधारित है। बड़ी बेगम छत्रपति शिवाजी महाराज जी जब उनके नाक में दम कर देते हैं तो वो बीड़ा रख देती है अपने राज दरबार में कि भाई शिवाजी महाराज को पकड़ के जंजीरों में बांध के हमारे दरबार में हमारे सामने हाजिर किया जाए। वहाँ छत्रपति श्री 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 शाहू महाराज भी होते हैं। फिर वो बीड़ा दरबार में अफजल खान उठा लेता है और फिर बड़ी बेगम उसे अकेले में अफजल खान को मिलने के लिए बुलाती है और कहती है कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार में जंजीरों में हाजिर नहीं चाहिए, तुम उसे वहीं मार डालो। तो उसकी सुपारी देती है एक तरह से। तो फिर वो अफजल खान निकलता है, फिर वो वाई में जाकर रुक जाता है। तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो है वो प्रतापगढ़ का निर्माण हो रहा था, तो फिर उन्हें पता चलता है, जो छत्रपति शाहजी महाराज जी है वो शिवाजी महाराज के यहाँ एक अपने जो खबरी होता है उसको भेजते हैं और खबरी के ज़रिए वहाँ तक खबर पहुँचाती है कि भाई अफजल खान नाम का आदमी आपको पकड़ने के लिए निकला है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को ये खबर जब मिलती है कि अफजल खान आ रहा है आपको पकड़ने के लिए, तब जो राजमाता जिजाऊ है जिनका किरदार मृणाल कुलकर्णी जी ने निभाया है, दोस्तों इन्होंने एक्टिंग का अपना ऐसा स्तर इस फिल्म के अंदर बताया है। मैंने मृणाल कुलकर्णी जी को अभी तक इस लेवल की एक्टिंग करते हुए नहीं देखा। मैं तो आपको सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात कहूँगा कि इस फिल्म में मृणाल कुलकर्णी जी ने एक्टिंग के मामले में सबको खा गई। इतनी खतरनाक एक्टिंग थी मृणाल कुलकर्णी जी की
कि मैं आपको बता ही नहीं सकता, उसका विश्लेषण नहीं कर सकता, मैं अपने शब्दों से बयान नहीं कर सकता मृणाल कुलकर्णी जी की एक्टिंग को। तो जिजाऊ माता उन्हें कहती है कि आपके छत्रपति शिवाजी महाराज जी को कहती है कि आपके पिता का इस अफजल खान ने अपमान किया था, आपके पिताजी को वीडियो में डालकर उसने आदिल शाह के दरबार में हाजिर किया था, फिर आपके जो बड़े भाई है उनको भी इसने ही मारा था। तो फिर शिवाजी महाराज जी है वो अपने जो राज के मंत्री है जो जिनके साथ में सलाह मशवरा करते उनके दरबार में बैठते हैं और माता भी होती है, राजमाता भी उनके साथ। तो वो कहते हैं कि हमें उसके साथ तह करना चाहिए, यानी समझौता करना चाहिए। तह को हिंदी में समझौता कहते हैं, तो समझौता करना चाहिए। तो राजमाता जी को गुस्सा आता है, राजमाता जी वहाँ से उठ के चली जाती है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी उनके पीछे जाते हैं। फिर राजमाता का गुस्सा देख के छत्रपति शिवाजी महाराज निर्णय ले लेते हैं कि नहीं, हमें इसे ख़त्म करना ही होगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज फिर वहाँ से प्रतापगढ़ के लिए निकलते हैं राजमाता जीजाबाई जी का आशीर्वाद लेके। और फिर जब वो प्रतापगढ़ पर जाते हैं तो फिर अफजल खान अपना वकील भेजता है उनके यहाँ पे उनसे बात करने के लिए कि भाई अफजल खान आपसे मिलना चाहते हैं ये वो। तो फिर उसके वकील के जवाब में छत्रपति शिवाजी महाराज अपना वकील एक भेज देते हैं। बेसिकली इस फिल्म में हमें दो चीज़ें सीखने को मिलती है कि इस फिल्म में जो युद्ध नीति है जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अपनाई है वो युद्ध नीति अनोखी है कि पहले तो शत्रु जो है आपका सामने वाला उसकी जो साइकोलॉजी है वो जान लो, फिर उसे साइकोलॉजिकली इतना हताश करो, हताश को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ साइकोलॉजिकली इतना मजबूर करो कि वो अपनी सोच को छोड़ के दूसरी सोच में सोचने लगे। तो कुछ इसी तरह का असर इस फिल्म में हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो अनोखी युद्ध कला है और जिसको हम होशियारी चतुराई कहते हैं उसका अनुभव इस फिल्म ने हमें दिया है। तो इसी तरह से फिर दूसरे दिन वकील आता है, तीसरे दिन वकील आता है, फिर इस मिलने मिलाने में वकील जब आना जाना होता है तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी एक वैद्य को बुलाते हैं, आयुर्वेदिक का जो वैद्य है उसको बुलाते हैं। तो वो वैद्य को कहते हैं कि हम आपको एक आदमी का जो ब्यौरा देंगे उसके बारे में आप हमें बताइए। तो जो वकील थे मोरोपंत वो बताते हैं कि अफजल खान को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो बहुत चिड़चिड़ा है। तो इस पर से जो वैद्य है वो बताते हैं कि अफजल खान जो है वो पित्त प्रकृति का है। देखो दोस्तों, डायरेक्ट अफजल खान को मारने नहीं गए थे, आप पूरी फिल्म का प्लॉट समझिए। यहाँ पे आयुर्वेद का भी इस्तेमाल किया गया था। तो वो वैद्य बताता है कि इन्हें पित्त प्रकृति का अफजल खान जो है वो पित्त प्रकृति का है। बेसिकली आयुर्वेदा में 3 प्रकृति होती है, वात, पित्त और कफ। तो उसमें से अफजल खान पित्त प्रकृति का है। तो आप इसके खाने में थोड़ी सी पित्त बढ़ाने वाली अगर चीज़ें बढ़ा देंगे तो फिर इसका पित्त अगर और बढ़ जाएगा तो फिर इसकी समझने की शक्ति ख़त्म हो जाएगी, फिर ये डायरेक्ट क्रोध में आ जाएगा, फिर ये सोचेगा समझेगा नहीं, सीधा जो भी है वो आओ में ताव में काम करेगा। तो यहाँ से फिर एक केसर नाम की जो केसर भाई है उनको भेजा जाता है उनके खेमे में, वो बिरयानी बना के खिलाए और उसमें मसालों का जो है वो ज़्यादा यूज़ करे उसके खाने में। फिर वो केसर जाती है। उसके बाद फिर से वकील जाता है, फिर वो बताता है अफजल खान को कि छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे मिलना तो चाहते हैं लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे, आपको प्रतापगढ़ के नीचे, यानी जिसको हम पायथा बोलते हैं मराठी में, तो प्रतापगढ़ के वो दरवाजे के आसपास में आपसे मिलेंगे। तो फिर इधर से वो अफजल खान को भी अपनी बड़ी बेगम का एक लेटर आया होता है कि तुम 4 महीने से गए हो, तुम तो कह रहे थे कि मैं घोड़े से उतरने के पहले ही शिवाजी को कैद करके आपके सामने डाल दूंगा, फिर क्या हुआ आपका।
तो वो भी थोड़ा सा ये हो जाता है, दुविधा में फंस जाता है। वो कहता है कैसे भी जल्दी से मिल लो, तो वो उससे एग्री हो जाता है। फिर वापस से वकील उनको अब मिलने की जगह तय होती है, सब तय होता है। फिर दूसरे दिन मिलना होता है। तब वैद्य से हमें पता लगता है कि वैद्य से छत्रपति शिवाजी महाराज जी है वो एक और बात जान लेते हैं कि जो शरीर के मर्म स्थान होते हैं, जहाँ पर हमला करने के बाद में आदमी कुछ कर नहीं सकता, वो सीधा ढेर हो जाता है, तो उसका भी वैद्य उनको बताते हैं कि शरीर के ये मर्म स्थान है, यहाँ आप अगर वार करेंगे तो फिर वो दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो फिर वहाँ वार करने के लिए वैसा हथियार भी बनाना होता है। तो फिर वो शास्त्र में जो बताया गया है उस हिसाब से वो फिर हथियार बनाने को लेते हैं, फिर वो हथियार बनाते हैं। तो उस टाइम में पहली बार वाघनख जो हथियार है, जो इस उंगली में और इस उंगली में अंगूठी की तरह डाला जाता है और यहाँ पे वो 3 ये निकलते हैं, नाखून के जैसे निकलते हैं, वो पहन के छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं। तो बेसिकली कैसा, तलवार वगैरह तो लेके जा नहीं सकते क्योंकि मिलने जाना है, तब तक तो मालूम ही नहीं ना कि अफजल खान हमला करने वाला है। उनको अंदेशा तो था कि अफजल खान कपटी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो डायरेक्ट तलवार लेके भी नहीं जा सकते। तो फिर चिलखत की भी ये हो जाती है, चिलखत भी पहन लेते हैं, जो आर्मर होता है आर्मर पहन लेते हैं। और फिर जब जाने का होता है तब वो फिर से वकील को भेजते कि हम अफजल खान को बोलो कि आप और मैं अकेले अकेले में ही मिलेंगे, हमारे बीच में दूसरा कोई नहीं होगा। अफजल खान इसके लिए भी एग्री हो जाता है, लेकिन जब मिलने का समय आता है तो अफजल खान अपनी बटालियन पूरी फौज लेके निकलता है, साथ में सैयद बंडा वगैरह होता है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज पहले ही अपने वकील को बोल दे कि तू दूर से नज़र रख, ये अकेला आ रहा है या इसके साथ में कोई है। तो फिर वो दिखता है उनको अकेला नहीं आ रहा है, फौज लेके आ रहा है। तो फिर वो उसे कहते हैं कि भाई पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज आपसे डरे हुए हैं और आप अगर फौज लेके जाएंगे तो वो तो फिर मिलने के लिए आएंगे नहीं। फिर से उसके साथ में साइकोलॉजिकल खेल खेला जाता है। तो फिर वो अपनी फौज को कहता है कि आप यहीं रुको, हम लोग जाते हैं, मैं और सैयद बंडा जाते हैं, 4-5 लोग, और हम मिलते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी से। तो फिर इधर छत्रपति शिवाजी महाराज जो है, जो अपने मावड़ा जो है उनको कहते हैं कि मैं मिलने जाऊंगा और आपको अलग अलग जगह पे जो वो किले का पूरा जो घेरा है, जहाँ घेर के जो सैन्य आने का किले के अंदर जहाँ से चांस रहता है, वहाँ पर आप हमला वहाँ से कर दो इनके ऊपर, लेकिन मैं इशारा करूँगा तभी करना। तो सब फैल जाते हैं। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं। तो जैसे पहले वकील को अंदर भेजते हैं, पहले तो आते नहीं, वकील अंदर जाता है। वकील कहता है, वकील को ये बहुत गुस्से में आ जाता है कि इतनी देर हो गई अभी तक तुम्हारे शिवाजी आए क्यों नहीं, शिवाजी महाराज आए क्यों नहीं। वो महाराज नहीं कहता, लेकिन हम तो महाराज कहेंगे, हमारे महाराज है, तो महाराज आए क्यों नहीं। तो फिर वो बोलता है, अफजल खान जी आपने तो सैयद बंडा को अंदर रखा हुआ है, आप सैयद बंडा को बाहर कीजिए, वो आपसे अकेले में ही मिलेंगे, वो तो आपसे डरते हैं। तो फिर वो सैयद बंडा को भी बाहर कर देते हैं। तो इधर शिवाजी महाराज जी सैयद बंडा का भी तोड़ रखते हैं। जीवा महाल करके एक उनका मावड़ा होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के खेमे में, उसे अपना बॉडीगार्ड बना के ले जाते हैं और उसे कहते हैं अगर सैयद बंडा अगर वार करने आया तो तू उसको संभाल लेना। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जाते हैं, वहाँ पे उससे मिलते हैं। जब अफजल खान अपनी बाहें खोल के उस शिवाजी महाराज जी को गले लगाने के लिए जाता है, फिर अपने वो बगल में उनको दबाता है और चाकू निकाल के वार करता है, लेकिन वो अंदर आर्मर पहना हुआ रहता है तो वार होता नहीं। 3 बार वार करता है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने नाखूनों से उसका पेट ऐसे फाड़ते हुए ऐसे फाड़ के पूरा उसको वहीं समझिए कि वो आप मराठी में उसको हमारे रक्ताच्या थारोळ्यात पडला म्हटल्या जाते, पण हिंदी में उसको कहेंगे कि वो वहीं पे गिर जाता है, समझिए कि आधमरा होके गिर जाता है। तो फिर सैयद बंडा उसकी चीख सुन के अंदर आता है, वो भी शिवाजी महाराज पर वार करता है। उसकी इतनी लंबी तलवार रहती है, उससे वार करता है तो शिवाजी महाराज को लगता है, लेकिन आर्मर की वजह से वो वार खाली जाता है उसका। फिर दूसरा वार करने को जैसे ही जाता है, उधर से जीवा महाल आता है। जियो एंट्री बताई उसकी, एक ही वार में सैयद बंडा का हाथी
पूरा अलग कर देता है, टूट जाता है। उसके बाद में सब वहाँ से निकल जाते हैं। प्रतापगढ़ पर जाकर छत्रपति शिवाजी महाराज जी वो तोप का एक गोला दाग देते हैं। फिर उनको संकेत मिल जाता है कि भाई अब हमला करो। इधर से टूट पड़ते हैं सबको काटने में। मुझे इस फिल्म में दीप्ति केतकर करके है, उनका नाम दीपाऊ बंदल करके रोल है इस फिल्म के अंदर। दोस्तों उनकी तलवारबाजी इस फिल्म के अंदर ऐसा लगा कि वो सच में तलवारबाजी करती है। क्या खुखार लगी वो, किस तरह से उन्होंने तलवारबाजी की है इस फिल्म के अंदर, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। बहुत ही क्लास लेवल की तलवारबाजी थी। दीपाई बंदल जो कैरेक्टर था इस फिल्म के अंदर दीप्ति केतकर जी ने निभाया है। मैं तो नतमस्तक हो गया उनके सामने, उनकी एक्टिंग देख के, तलवारबाजी की एक्टिंग देख के। फिर इस तरह से फिर वो अफजल खान वहाँ से वो अजमरा अफजल खान को ले जाते हुए दिखाया हमको पालकी के अंदर। फिर वो मावड़ा आता है और अफजल खान का सर काट देता है। उन जीजा माता जी उसके सिर को देख के फिर शांत होती है। इस तरह से फिल्म हमें एंटरटेन करती है। इस फिल्म की कुछ कमियां हैं, जैसे पिछली बार भी हमने दिक्पाल लांजीकर सर जी की जो फिल्म देखी थी पावनखिंड भी फिल्म अच्छी थी। ये भी फिल्म अच्छी है। फिल्म आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक कहीं एक सेकंड के लिए इधर उधर ध्यान भटकाने का मौका ही नहीं देंगी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये फिल्म इतनी आपको एंगेज रखती है। फिल्म में एक्टिंग सबने अपनी जान झोंक दी है एक्टिंग के मामले में कहूँ तो। लेकिन थोड़ा सा वीएफएक्स के मामले में ये फिल्म कमज़ोर दिखती है। जैसे कि वो मल्हारी सॉन्ग है इस फिल्म के अंदर, उसमें भी वो जो पीला गुलाल जो उड़ता है वो हमें दिखता है कि वो वीएफएक्स का कमाल है। क्योंकि जब गुलाल उड़ता है तो वहाँ से जो आते हैं आदमी तो उनके बॉडी पर वो गुलाल नहीं लगता। फिर एक दो जो खून के वगैरह जो तलवारबाजी के जो इसमें है ये है वो भी हमें दिख के गिरते हैं कि इस फिल्म में वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया है, ये नकली है। तो दिक्पाल लांजीकर जी से मेरी गुजारिश है कि आप वीएफएक्स का इस्तेमाल थोड़ा कैसा सोच समझ के कीजिए। सर फिल्म तो आपने इतनी बढ़िया बनाई कि इसके बारे में कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ मैं जानता हूँ कि फिल्म का बजट भी फिर बढ़ जाता है। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ आप अगर चाहेंगे तो आप एक फंड यानी डोनेशन के लिए कहिए, महाराष्ट्र की जनता को एक नंबर दे दीजिए जिन्हें डोनेट करना है आपकी फिल्म के लिए। हम सब उसमें डोनेट करेंगे पैसे। आप फंड जमा कीजिए और फिल्म अगली फिल्म जो है आपकी शेर शिवाजी आगरा सवारी, उसमें उसको इस्तेमाल कीजिए और पूरी तरह से वीएफएक्स वगैरह पे पूरा टोटल जो है वो आप काम कीजिए लांजीकर जी। और अभी हाल फिलहाल में जो कल हमने रिव्यू किया था फिल्म अपनी हम्बीर राव, सरसेनापति हम्बीर राव, वो फिल्म की क्वालिटी रिच है। उसमें जो भी खून के वगैरह जो लड़ाई के जो सीन है उसमें हमें लगता नहीं कि वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं लगता कि किया है करके। तो थोड़ा इसी तरह से मैं तो कहूँगा दिक्पाल लांजीकर जी से कि आप प्रवीण तरडे जी को भी अपने साथ में प्रोडक्शन में मिला लीजिए और आप दोनों मिलके फिल्म बनाइए। बनाना तो हमारा इतिहास ही है, तो आप दोनों मिलके भी बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मेरी विनती है आपसे। और इसी तरह आप फिल्म बनाते रहिए। और मैं दर्शकों को, महाराष्ट्र की जनता को खासकर मैं विनती करूंगा कि ऐसी जो फिल्में हैं जो छत्रपति श्री 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 शिवाजी महाराज जी पे और उनके वीरों पे बनती है, ये फिल्में को थिएटर में जाके आप देखिए। इन फिल्मों को आप भर भर के प्यार दीजिए ताकि ऐसी फिल्में बनती रहे, हमारे बच्चों को हिस्ट्री मालूम पड़े। हिस्ट्री में तो लिखा है लेकिन आधा अधूरा है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि अफजल खान को वागनक पहन के मारा था, लेकिन उसके पहले वो उबैद ने उनको बताया जैसे कि पित्त प्रवृत्ति है, फिर मर्म स्थान कौन से है, फिर वो कहाँ मारना है, कहाँ वार करना है,
तो इस टाइप में पूरा जो डिटेल हमें जो हिस्ट्री है वो फिल्म के थ्रू ही हमें पता लगती है। और मैं एक बात कहूँगा कि दिग्पाल लांजेकर जी की हिस्ट्री पर पकड़ जो है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत मजबूत है। तो बस दोस्तों इसी के साथ हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।